इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि 11 परिणामों का औसत 60 है। यहाँ पर हमें प्रश्न में कहा गया है कि 11 परिणामों का औसत 60 है। पहले 6 परिणामों का औसत 59 है। यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि पहले 6 परिणामों का औसत 59 है, जबकि अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 है। तो हमें बताना है कि छठवां परिणाम कौन सा होगा। हमें प्रश्न में कहा गया है कि छठवां परिणाम कौन सा होगा, उसे हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पहले 6 का कुल निकालना होगा, उसके बाद अंतिम 6 का कुल निकालना होगा। इन दोनों को जोड़ने पर आपको कुल 12 का परिणाम प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगर आप 11 को 60 से गुणा कर देंगे तो आपको कुल 11 का परिणाम प्राप्त होगा। इस प्रकार जब आप 12 से 11 को घटा देंगे तो आपको छठवां परिणाम प्राप्त हो जाएगा। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था औसत का फार्मूला। औसत होता है टोटल अपॉन नंबर। अगर हम इसे तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा टोटल इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि 11 नंबर हैं और 60 उसका औसत है। यहाँ पर अगर हम 11 का निकालना चाहें तो यहाँ पर अगर हम 11 को 60 से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि 11 का परिणाम क्या होगा। तो 11 का कुल परिणाम का योग जो है 660 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर 6 को 59 से हम गुणा कर देंगे तो हमें शुरू 6 के परिणामों का योग प्राप्त होगा। उसी प्रकार अंतिम 6 के परिणामों का योग ज्ञात करने के लिए 6 को 62 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर 6 जो है वह नंबर है और 59 जो है वह एवरेज है। अगर एवरेज को नंबर से गुणा कर देंगे तो हमें टोटल प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हम गुणा कर देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 354 और इसी प्रकार हम इसको गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 2 और यहाँ पर प्राप्त होगा 372। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 6, ये होगा 12 और ये होगा 7। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ टोटल 12 परिणामों का योग जो हमें प्राप्त हुआ 726। इसी प्रकार 11 परिणामों का योग हमें प्राप्त हुआ 660। अगर हम 12 में से 11 को घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि छठा परिणाम कौन सा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 12 परिणामों का योग है 726 और 11 परिणामों का योग है 60। इसे हम घटा देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 66। अर्थात जो छठवां परिणाम हमें पूछा गया है वह है 66। इस प्रकार के प्रश्नों को हम इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न में हमें 11 परिणामों का जो औसत वह दिया गया है, उसी प्रकार 6 परिणामों का औसत, अंतिम 6 परिणामों का औसत दिया गया है। अगर हम इसे गुणा कर देंगे तो हमें प्रथम 6 परिणामों का योग प्राप्त हो जाएगा। इसे हम गुणा कर देंगे तो हमें अंतिम 6 परिणामों का योग प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर हमें टोटल 12 परिणामों का योग प्राप्त हो जाता है। प्रश्न में पहले दिया गया है 11 परिणामों का औसत, तो इसे हम अगर गुणा कर देंगे तो हमें 11 परिणामों का योग प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 12 में से 11 परिणामों के योग को घटा देंगे तो हमें छठा परिणाम प्राप्त हो जाएगा। तो अगर परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाए तो हम इसे इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। औसत पर आधारित हमारे पिछले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां पर आप जाकर उसके बेसिक फार्मूला और उस पर आधारित जो बेसिक प्रश्न हैं उन सभी को देख सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 7 वर्ष पूर्व शादी के समय एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। यहाँ पर प्रश्न में हमें कहा गया है कि 7 वर्ष पूर्व एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। यहाँ पर हम टोटल आयु ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि टोटल इक्वल टू होता है एवरेज इनटू नंबर। यहाँ पर अगर हमें टोटल ज्ञात करना है, यहाँ पर एवरेज दिया गया है 25 वर्ष और व्यक्तियों की संख्या है 2, अर्थात 7 वर्ष पूर्व पति और पत्नी की जो कुल आयु थी वह 50 वर्ष थी। अगर 7 वर्ष पूर्व की स्थिति में 50 वर्ष थी तो वर्तमान में अगर हमें ज्ञात करना हो तो 7 वर्ष का अवधि पार हो चुका है और व्यक्तियों की संख्या 2 है, अर्थात टोटल 14 वर्ष पार हो चुके हैं। तो वर्तमान में 14 वर्ष की वृद्धि होगी और 7 वर्ष पूर्व आयु थी 50 वर्ष। इस प्रकार अगर हम वर्तमान में देखना चाहें तो वर्तमान में पति और पत्नी की जो कुल आयु है वह 64 वर्ष है। प्रश्न में आगे कहा गया है कि पति पत्नी और उसके बच्चे की वर्तमान में औसत आयु 22 वर्ष है।
वर्तमान स्थिति में पति और पत्नी की जो कुल आयु है वह 64 वर्ष हमने ज्ञात किया। अगर इसी में हम हस्बैंड, पति, पत्नी और उसके एक बच्चे को लें तो उसकी जो औसत आयु है वह प्रश्न में हमें कहा गया है कि उसकी औसत आयु जो है 22 वर्ष है। तो यहाँ पर औसत आयु 22 वर्ष है। अगर हम इसमें नंबर से गुणा कर देंगे तो हमें वर्तमान में उनकी कुल आयु ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पर 3 जो है व्यक्तियों की संख्या है, पति, पत्नी और उसके बच्चे, तो इसे मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होगा 66 वर्ष। तो ये है वर्तमान में पति, पत्नी और उसके बच्चे की कुल आयु, और ये हमने ज्ञात किया पति और पत्नी की वर्तमान में कुल आयु। अगर हम पति, पत्नी और बच्चे के वर्तमान में कुल आयु से अगर इन दोनों की कुल आयु को घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा तो उसके बच्चे की आयु कितनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमें 64 प्राप्त हुआ वह है हस्बैंड और वाइफ की वर्तमान आयु। अगर हम इसमें से इन दोनों को घटा देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन में अगर हम हस्बैंड और वाइफ को घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि बच्चे की आयु कितनी है। तो अगर हम 66 में 64 को घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 वर्ष, अर्थात जो बच्चा है उसकी आयु 2 वर्ष है। इसे आप समझ सकते हैं कि 7 वर्ष पहले पति और पत्नी की जो आयु थी वह 25 वर्ष थी। उस वर्ष अगर हम कुल आयु ज्ञात करें तो व्यक्तियों की संख्या है 2 और औसत आयु है 25, गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 50 वर्ष, अर्थात 7 वर्ष पूर्व पति और पत्नी की जो आयु है कुल आयु वह 50 वर्ष थी। अगर हम वर्तमान स्थिति में इसे लाते हैं तो वर्तमान स्थिति में 7 वर्ष का समय पार हो चुका है और उन व्यक्तियों की संख्या थी 2, अर्थात दोनों को मिलाकर कुल 14 वर्ष की अवधि पार करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम 14 को 50 से जोड़ देंगे, वहाँ पर हमें 7 वर्ष पूर्व आयु प्राप्त हुई थी और 14 को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हुआ 64। ये है पति और पत्नी की वर्तमान में स्थिति की वर्तमान में उनकी कुल आयु कितनी है। प्रश्न में हमें आगे कहा गया है कि पति, पत्नी और उसके बच्चे की वर्तमान आयु का औसत 22 वर्ष है। यहाँ पर हमें कहा गया है कि 22 वर्ष है पति, पत्नी और बच्चे की औसत आयु। अगर हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि पति, पत्नी और उसके बच्चे की वर्तमान में आयु कितनी है। तो वर्तमान में उसकी जो आयु है वह 66 वर्ष है। तो यहाँ पर हमें पति, पत्नी और बच्चे की वर्तमान आयु दी गई है और यहाँ पर हमें पति और पत्नी की आयु पता है। तो इसे अगर हम घटा देंगे तो हमें बच्चे की आयु प्राप्त हो जाएगी, वह है 2। अगर परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाए तो इस प्रकार हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार की औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रश्न में हमें कहा गया है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का जो औसत तापमान है वह 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जो हमें दिया गया है वह औसत तापमान है। अगर हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो हमें सोमवार, मंगलवार और बुधवार का कुल तापमान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं, सोमवार, मंगलवार और बुधवार बराबर 40 गुणा 3, तो हमें प्राप्त हुआ 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ये कैसे आया? यहाँ पर हमें एवरेज दिया गया है। अगर हम एवरेज में नंबर से गुणा कर देंगे तो हमें टोटल प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न में आगे कहा गया है कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रश्न में हमें आगे कहा गया है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे इसका जो औसत तापमान है वह 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी में अगर हम 3 से गुणा कर देंगे, अर्थात अगर हम एवरेज को नंबर से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा टोटल। तो इसे हम गुणा कर देते हैं, हमें प्राप्त हुआ 123 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न में आगे कहा गया है कि अगर थर्सडे का तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में कहा गया है कि जो थर्सडे का तापमान है वह 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमें बताना है कि सोमवार का तापमान कितना होगा। तो यहाँ पर हमें थर्सडे का मान अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो हमें ट्यूसडे और वेडनेसडे का कुल तापमान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर हम रख देते हैं ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस अगर हम थर्सडे को रख देते हैं यहाँ 38, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 123 उस साइड। इस साइड हमें दिया गया है 123, हम इसको लिख देते हैं ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे बराबर 123 माइनस 38। इसे हम घटा देते हैं, घटाने पर हमें प्राप्त होगा 5 और ये हमें प्राप्त होगा 8। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ ट्यूसडे और वेडनेसडे का कुल तापमान 85 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इस मान को यहाँ पर रख देंगे ट्यूसडे और वेडनेसडे के मान को,
तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि मंडे का तापमान कितना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे के जगह हम लिख देते हैं 85 इक्वल टू हमें उस साइड प्राप्त हुआ था 120। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मंडे इक्वल टू 120 माइनस 85। इसे घटाने पर हमें प्राप्त होगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात जो सोमवार का तापमान है वह 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। और हमें प्रश्न में यही पूछा गया है कि सोमवार का तापमान कितना होगा, तो सोमवार का तापमान होगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार का जो औसत तापमान है वह 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर हमने एवरेज इंटू नंबर किया तो हमें प्राप्त हुआ टोटल। अगला कहा गया है कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर भी हमने नंबर से गुणा किया, हमें प्राप्त हुआ टोटल तापमान। प्रश्न में अगला कहा गया है कि थर्सडे का तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने थर्सडे का तापमान रखा। थर्सडे के तापमान को जब हम उस साइड पक्षांतर कर देंगे तो हमें ट्यूसडे और वेडनेसडे का कुल तापमान प्राप्त हो जाएगा। और इस मान को अगर हम पहले इक्वेशन में रख देंगे तो हमें मंडे प्लस 85 यहाँ पर हमने रख दिया, ट्यूसडे और वेडनेसडे का तापमान इक्वल टू हमें प्राप्त है 120। और इसे अगर हम उस साइड ले जाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात जो सोमवार का तापमान है वह 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न में कहा गया है कि जो दूसरी संख्या है वह तीसरी संख्या के 3 गुनी है। यहाँ पर है तीसरी संख्या, ये है दूसरी संख्या। प्रश्न में आगे कहा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगुनी है। जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या के दुगुनी है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दुगनी। यह है दूसरी संख्या, उसके दुगनी है पहली संख्या। तीसरी संख्या के तिगुनी है दूसरी संख्या। तो प्रश्न में ये कहा गया है, मान लेते हैं हम तीसरी संख्या x है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के तिगुनी है और पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगुनी है। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ तीसरी संख्या x, दूसरी संख्या 3x और पहली संख्या में प्राप्त हुआ 6x। प्रश्न में कहा गया है कि यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 10 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इन तीनों संख्याओं का जो औसत है वह अगर 10 है, यहाँ पर अगर हम इसे भाग दे देंगे 3 से, हमने पढ़ा था एवरेज इक्वल टू होता है टोटल अपॉन नंबर। ये है टोटल सभी परिणामों का योग और नीचे दिया गया है नंबर इक्वल टू ये दिया गया है एवरेज। तो इसे हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं और इसे हम जोड़ लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 10x बराबर 30। इसे हम कटा देते हैं, हमें प्राप्त हुआ 3। तो x इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ 3। तो x का मान हमें प्राप्त हुआ। हमें प्रश्न में कहा गया कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली तीसरी संख्या है x, दूसरी संख्या है 3x और पहली संख्या है 6x। तो 6x सबसे बड़ी संख्या है। अगर हम x के जगह 3 रख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 18। यहाँ पर 6 3 18, तो हमें प्राप्त हुआ सबसे बड़ी संख्या 18। और यही हमसे पूछा गया है कि जो पहली संख्या है वह सबसे बड़ी संख्या होगी और उसका जो मान होगा वह 18 होगा। प्रश्न में हमें कहा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के तिगुनी है। तो इस प्रकार हमने इसे अरेंज कर लिया और हमें आगे कहा गया है कि इन तीनों संख्याओं का औसत 10 है, तो हमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इन तीनों संख्याओं का हमने औसत निकाला, हमें x का मान प्राप्त हुआ 3 और यहाँ पर हमने x के जगह मान पुट किया तो हमें प्राप्त हुआ कि पहली संख्या सबसे बड़ी संख्या है जिसका मान है 6x और अगर हम x के जगह उसका मान रखते हैं तो हमें प्राप्त हुआ 18 जो कि सबसे बड़ी संख्या होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है जबकि तीसरी संख्या पहली से 5 गुनी है। प्रश्न में हमें कहा गया है कि जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या के तिगुनी है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि तीसरी संख्या पहली संख्या से 5 गुनी है। यहाँ पर जो तीसरी संख्या आएगा वह पहली संख्या से 5 गुनी है। यहाँ पर हम लिख देते हैं ये है पहली संख्या 3x, उससे 5 गुनी है तीसरी संख्या, दूसरी संख्या से पहली संख्या 3 गुनी है। तो ये हुआ पहली संख्या, ये हुआ दूसरी संख्या, ये हुआ तीसरी संख्या। एक बार हम और देख लेते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या से 3 गुनी है। ये है दूसरी संख्या को हमने x माना है
पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, और अगला कहा गया है कि तीसरी संख्या पहली संख्या के 5 गुनी है। ये है पहली संख्या और ये है 5 गुनी। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या x और तीसरी संख्या हमें प्राप्त हुआ 15x। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 57 है तो हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। इन तीनों संख्याओं का औसत हमें प्रश्न में कहा गया 57 है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे और अगर हम 3 से भाग कर देंगे, हमने देखा कि एवरेज इक्वल टू होता है टोटल अपॉन नंबर। यहाँ पर टोटल मतलब तीनों संख्याओं का योग, n मतलब होता है संख्या, और एवरेज हमें प्रश्न में कहा गया है। इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 19x बटा 3 बराबर हमें प्राप्त हुआ 57। इसे हम कटा देते हैं, 19 या 57, x हमें प्राप्त हुआ 9। हमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे छोटी संख्या है x और सबसे बड़ी संख्या है 15x। तो इन दोनों का अंतर बताना है। अगर आप चाहें तो वैल्यू पुट करके घटा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट घटाना चाहें तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर आपको प्राप्त होगा 14x। यहाँ पर x का मान लिख देते हैं, x का मान है 9 और यहाँ पर हम पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 126। अर्थात सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर है वह हमें प्राप्त हुआ 126, अर्थात जो ऑप्शन डी है वह सही होगा। तो आपने देखा होगा प्रश्न में क्या कहा गया है, पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तीसरी संख्या पहली संख्या के 5 गुनी है, इसका जो औसत है वह 57 है। औसत हम जानते हैं टोटल अपॉन नंबर होता है। यहाँ पर हमने सबको जोड़ दिया और 3 से भाग कर दिया, इसे हमने कटा दिया। उसके बाद तिर्यक गुणा करने पर हमें x का मान प्राप्त हुआ 9। प्रश्न में हमें कहा गया है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। यहाँ पर हमने देखा सबसे बड़ी संख्या है 15x और सबसे छोटी संख्या है x। तो इसे अगर हम घटा देंगे तो हमें प्राप्त हुआ 14x। x का मान 9 रखने पर हमें प्राप्त हुआ 126। इसको हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप सबसे पहले 15x, यहाँ पर x के जगह ये 9 रख दीजिए और उसी प्रकार यहाँ पर डायरेक्ट 9 हो जाएगा, घटाने पर भी आपको 126 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि यदि क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है तो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। प्रश्न में हमें कहा गया है कि 5 क्रमागत विषम संख्या, हम विषम संख्या जानते हैं 1, 3, 5, 7 ये विषम संख्या है। तो हमें कहा गया है कि 5 क्रमागत विषम संख्या, हमें पता नहीं है कि विषम संख्या का क्रम कहाँ से शुरू होगा, तो हम मान लेते हैं कि ये संख्या x से शुरू होती है। इन दोनों का अंतर आप देख सकते हैं कि इन दोनों का अंतर जो है वह 2 है, अर्थात 2 बढ़ रहा है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+2, तीसरी संख्या हम मान लेते हैं x+4। इसी प्रकार हम 2 के क्रम में आगे बढ़ाते हैं और हमें प्राप्त हुआ प्रथम 5 लेना है। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ प्रथम 5 क्रमागत विषम संख्याओं का जो औसत है वह प्रश्न में हमें दिया गया है कि इसका जो औसत है वह 61 है। इसका जो औसत है 61 है। हमें प्रश्न में कहा गया है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे छोटी संख्या है x और सबसे बड़ी संख्या है x+8। इन दोनों का अंतर हमें पूछा गया है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x + x+2 इन सभी को हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद हम इसे नीचे संख्या से भाग कर देंगे, डिवाइड बाय, इसे हम 5 से भाग दे देते हैं क्योंकि ये 5 संख्याएं हैं, तो इसे हमें 5 से भाग देना पड़ेगा। इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ 61। इन सभी को जोड़ देते हैं, हमें प्राप्त हुआ 5x। इसे जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 20। इक्वल टू इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 61 × 5। यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 5x। इक्वल टू इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें प्राप्त होगा 305 - 20। इसको हम उस साइड ले जाते हैं, इसे हम घटा देते हैं, तो घटाने पर हमें प्राप्त होगा 285। इसे कटा देते हैं, कटाने पर हमें प्राप्त होगा ये 5 और ये 7।
तो x बराबर हमें प्राप्त हुआ 57। प्रश्न में हमें कहा गया है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे छोटी संख्या सीधा प्राप्त हुआ 57 और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें x + 8 लेना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हमने माना है x + 8, इसमें हम 8 जोड़ देंगे तो 8 जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 65। तो इसका जो अंतर हमें पूछा गया है तो 65 में से अगर हम 57 को हटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 8, अर्थात सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर होगा वह हमें प्राप्त होगा 8। अगर आपको सम संख्या कहा जाए तब भी आप इसी फार्मूले का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सम संख्या होता है 2 4 6 8 और इसका जो अंतर होता है वह 2 ही होता है। तो इस प्रकार इस फार्मूले का यूज करके आप सम संख्या में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। यहाँ पर हमें कहा गया है कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार की जो औसत आयु थी वह 17 थी। यहाँ पर औसत आयु 17 है, सदस्यों की संख्या है 5। अगर हम इसे गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि 3 वर्ष पहले इनके सदस्यों की कुल आयु कितनी थी। तो 3 वर्ष पहले सदस्यों की कुल आयु 85 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले की स्थिति है। अगर हम वर्तमान तक पहुंचना चाहें तो वर्तमान के लिए हमें वर्ष की संख्या है 3 और सदस्यों की संख्या है 5, अर्थात टोटल 15 वर्ष बढ़ाना पड़ेगा। किसमें बढ़ाना पड़ेगा? तो हमें 3 वर्ष पहले जो मिला था 85 वर्ष, उसमें अगर हम 15 वर्ष बढ़ा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि वर्तमान में इन 5 सदस्यों की टोटल आयु कितनी है। ये 15 कहाँ से आया? क्योंकि 3 वर्ष पहले बोला है तो वर्तमान में हमें 3 वर्ष तक पहुँचना है और सदस्यों की संख्या है 5, अर्थात एक व्यक्ति 1 वर्ष में एक बार बढ़ेगा। इसी प्रकार एक व्यक्ति के कारण 3 वर्ष बढ़ेगा, 2 व्यक्ति के कारण इसको डबल कर देंगे 6 वर्ष, 3 व्यक्ति के कारण 9 वर्ष। इसी प्रकार जब हम बढ़ाएंगे तो टोटल 5 व्यक्ति के कारण ये 15 वर्ष बढ़ेगा। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ वर्तमान में उन सदस्यों की कुल आयु जो है वह 100 वर्ष है। प्रश्न में आगे कहा गया है कि तत्पश्चात एक बच्चे के जन्म होने के उपरांत आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। वर्तमान स्थिति में जो परिवार की जो औसत आयु है वह 17 वर्ष है, लेकिन सदस्यों की संख्या बढ़ गई है। सदस्यों की संख्या हो गई है 6, क्योंकि एक नए बच्चे का जन्म हुआ है। प्रश्न में हमें कहा गया है कि परिवार की औसत आयु उतनी ही है एक नए बच्चे के जन्म होने पर। तो हमें बताना है कि बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 6 हो गई है, लेकिन जो उनकी औसत आयु है वह 17 वर्ष ही है। इसे हम गुणा कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 102 वर्ष। ये है 6 सदस्यों की कुल आयु और ये है 5 सदस्यों की कुल आयु जो कि वर्तमान स्थिति में है। यहाँ पर वर्तमान स्थिति में 5 सदस्यों की कुल आयु है और ये 6 सदस्यों की कुल आयु। अगर हम 6 सदस्य में से 5 सदस्य को घटा देंगे, अर्थात अगर हम 102 में 100 को घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि जो नया बच्चे का जन्म हुआ उसकी आयु कितनी है, अर्थात उस बच्चे की आयु जो है 2 वर्ष है। प्रश्न में हमें कहा गया है कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष है। तो इसके माध्यम से हम 3 वर्ष पहले की कुल आयु ज्ञात कर लिए। इन दोनों को जोड़कर हम जानते हैं टोटल इक्वल टू होता है नंबर इनटू एवरेज। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके हमने 3 वर्ष पहले 85 वर्ष निकाला। वर्तमान स्थिति में अगर हम पहुँचना चाहें कि 5 सदस्यों की कुल आयु वर्तमान में कितनी होगी, तो इसके लिए हम 5 सदस्यों के 3 वर्ष का निकाल लेंगे। हमें प्राप्त हो जाएगा 15, जोड़ देंगे तो हमें 100 प्राप्त होगा। प्रश्न में आगे कहा गया है कि एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ जिसके कारण उनका जो औसत है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन सदस्यों की संख्या 6 हो गई। तो इसको गुणा करने पर हमें वर्तमान में कुल आयु प्राप्त हो जाएगी जो कि 102 वर्ष है। ये है 6 सदस्यों की कुल आयु और ये है 5 सदस्यों की कुल आयु। इसे हम घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए छात्रों की कक्षा में प्रवेश लेने से औसत आयु 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गई। नए छात्रों की औसत आयु क्या होगी? प्रश्न में कहा गया है कि 40 छात्रों की जो औसत आयु है
वह 15 वर्ष है। इससे हम टोटल निकाल लेंगे कि 40 छात्रों का जो टोटल आयु है वह कितना है, तो इससे हमें प्राप्त हो जाएगा 600। प्रश्न में आगे कहा गया है कि 10 नए छात्रों के प्रवेश लेने से उनकी जो आयु है उसमें 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। पहले जो वर्ष था 15 था और वृद्धि हो गया 0.2 का, अर्थात पहले 15 था अब हो गया 15.2। सदस्यों की संख्या में 10 की वृद्धि हो गई, अर्थात वर्तमान में सदस्यों की संख्या अर्थात छात्रों की संख्या जो है वह 50 हो गई। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त होगा 760, अर्थात यह है 10 नए छात्रों के शामिल होने के बाद उसकी जो आयु थी उसमें 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गई। इस प्रकार जो टोटल आयु है वह 760 है और उस समय जब 40 छात्र थे तो उनकी जो औसत आयु थी वह 15 वर्ष थी। अगर हम 50 में से 40 को हटा देंगे, अर्थात जो 50 छात्र हैं उसमें से 40 छात्र को अगर हम घटा देंगे तो हमें 10 छात्रों का कुल आयु ज्ञात हो जाएगी और ये कुल आयु है 160। 760 में से 600 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 160, अर्थात जो 10 नए छात्र शामिल हुए उसके कारण 160 वर्ष में वृद्धि हुई। तो हमें प्रश्न में कहा गया है कि नए 10 छात्रों का औसत आयु कितनी होगी। जो 10 छात्र हैं उनकी जो कुल आयु है वह 160 है, तो हमें पूछा गया है कि इनकी औसत क्या होगी, इसका जो एवरेज क्या होगा हमें पूछा गया है। तो हम नॉर्मली इसे ज्ञात कर सकते हैं। कुल है 160 और संख्या है 10, इसे हम कटा देंगे तो हमें जो 10 छात्र हैं उनकी जो औसत आयु हमें प्राप्त हुई 16 वर्ष। और यही प्रश्न में कहा गया है कि छात्रों की औसत आयु कितनी है जो 10 नए छात्र शामिल हुए। पूर्व में हमें कहा गया कि 40 छात्रों का औसत आयु जो है 15 वर्ष है। इसमें हमने टोटल निकाल लिया कि 40 छात्रों का कुल आयु कितना होगा, तो वह होगा 600। 10 नए छात्रों के शामिल होने पर उसकी जो आयु थी उसमें वृद्धि हुई 0.2 वर्ष की और इस प्रकार 50 छात्रों का कुल जो आयु था वह 760 में प्राप्त हुआ। अगर हम 50 छात्रों में से 40 छात्र की कुल आयु को घटा देंगे तो हमें जो 10 नए छात्र शामिल हुए उसकी कुल आयु ज्ञात हो गई। इस कुल आयु में से अगर हमें एवरेज कहा जाए कि 10 छात्रों की कुल आयु 160 है, तो बताइए कि इसका एवरेज क्या होगा। तो हम नॉर्मली ज्ञात कर सकते हैं, हम जानते हैं फार्मूला होता है एवरेज इक्वल टू टोटल अपॉन नंबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एवरेज इक्वल टू 160/10, यहाँ पर कट जाएगा और हमें प्राप्त होगा 16, अर्थात जो 10 नए छात्र थे उनकी औसत आयु 16 वर्ष थी। तो आज के इस वीडियो में हमने औसत पर आधारित जितने भी प्रश्न थे उन सभी पर चर्चा की और पिछले वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पर जाकर आप बेसिक और साथ ही इसके जो फार्मूला हैं उन सभी को आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।